वेलकम टू अनदर वीडियो और गुड इवनिंग। ये मेंटेनेंस पार्ट 6 या आखिरी पार्ट है मेंटेनेंस चैप्टर का। इसके बाद मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेक्शन 23 तक मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज़ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो आज हम लोग 24 से 28 तक ख़त्म कर देंगे। आज मेंटेनेंस का ख़त्म, वाट लगा के ख़त्म कर देना है, एकदम वाट नहीं लगाना, हम लोग ख़त्म कर देना है, चैप्टर एंड करना है अब मेंटेनेंस का, ताकि हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे चले जाएं, नेक्स्ट थ्योरी पे चले जाएं। ये बहुत छोटा छोटा सेक्शंस है, 24 नंबर सेक्शन। तो देखिए, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर हम लोग आज ये 5 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट, क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू, सेक्शन 24 में डिफाइंड है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 25 में डिफाइंड है। डेब्ट्स टू बी हैव प्रायोरिटी, सेक्शन 26 में डिफाइंड है। मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, क्वेश्चन मार्क, सेक्शन 27 में डिफाइंड है। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस, सेक्शन 28 में डिफाइंड है। तो अब हम लोग एक एक करके आगे पढ़ते हैं। पहला, क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू। जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वो उसको हिंदू होना ज़रूरी है। अगर वो हिंदू नहीं है, किसी और रिलीजन का है, नॉन हिंदू है, लाइक मुस्लिम का हो, जीव का हो, क्रिश्चियन हो, तब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, ये हुआ एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर। दिस चैप्टर का मतलब वो कि इस एक्ट के अंदर, इफ़ ही और शी हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन। अगर वो आदमी जो मेंटेनेंस क्लेमेंट जो है, अगर अपना हिंदुइज्म रिलीजन छोड़ के दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, देखो यहाँ लिखा हो ना, इफ़ ही और शी हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू में, अगर तब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 24 में यही लिखा है बस। और फिर आता है सेक्शन 25, दैट इज़ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड, चेंज किया जा सकता है ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब सर्कमस्टेंस जैसा चेंज होगा उस हिसाब से अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस भी चेंज किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वेदर फिक्स्ड बाय डिक्री ऑफ कोर्ट जो है, अगर ऑर्डर पास कर दिया कि ये फिक्स अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है, या फिर बाय एग्रीमेंट के थ्रू भी फिक्स कर सकते हैं अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या फिर इधर बिफोर मतलब इस एक्ट के आने से पहले, या फिर एक्ट के बाद आने के बाद, मे बी ऑल्टर्ड, चेंज किया जा सकता है सब्सिक्वेंटली, इफ देर इज़ अ मटेरियल चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइंग सच अल्टरेशन। अगर वहाँ पे कोई मटेरियल चेंज आ गया जो सर्कमस्टेंस को चेंज कर सकता है, तभी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में भी ऑल्टर्ड। ये सेक्शन 25 में डिफाइन किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने आपको बता दिया गया है। अब आता है सेक्शन 26, डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी। डेब्ट्स मतलब कर्जा जो होता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 27, debts of every description contracted or payable by the deceased shall have priority over the claims of the dependents for maintenance under this act। इस एक्ट का मतलब, इस सेक्शन का मतलब ये होता है, अगर जो डिसीज जो मर गया, उसका अगर कोई डेब्ट है, मतलब कर्जा उसने चुकाया नहीं है, और जो उसका जो डिपेंडेंट है, ये जो क्लेमेंट है, जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, तो उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 26 हो गया। सेक्शन 27, मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। मेंटेनेंस कब चार्ज की तरह काम करेगा, चार्जर नहीं, फ़ोन का चार्जर नहीं, कब चार्ज लगेगा, पढ़ते हैं। और डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस, डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए, इस एक्ट के अंदर शैल नॉट बी अ चार्ज नहीं होगा ऑन द एस्टेट ऑफ द डिसीज, जो मर गया उसके प्रॉपर्टी से चार्ज नहीं लगेगा, or any portion thereof, unless one has been created by the will of the deceased, unless one
or any part thereof is transferred. अच्छा sorry, a dependent's claim for maintenance under this act shall not be a charge on the estate of the deceased. तो मतलब ये आता है कि डिपेंडेंट जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी अ चार्ज नहीं लगेगा ईस्टेट ऑफ द डिसीज जो मर गया उसका प्रॉपर्टी से, और एनी पोर्शन देयर ऑफ, या फिर और दूसरा कोई पोर्शन है डिपेंडेंट के पास, अनलेस वन हैज़ बिन क्रिएटेड बाय विल अगर कोई क्रिएट कर दिया डिसीज का तब तक, बाय डिक्री ऑफ कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद मतलब होता है डिक्री, बाय एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट एंड ओनर ऑफ द ईस्टेट मतलब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और डिपेंडेंट के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा वो उस हिसाब से, और पोर्शन और अदरवाइज। सेक्शन 27 यहीं ख़त्म। अब लास्ट सेक्शन है 28, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। वेयर डिपेंडेंट हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, जहाँ पे डिपेंडेंट के पास राइट टू रिसीव मतलब मेंटेनेंस रिसीव करने का राइट है, जहाँ पे मैं डिपेंडेंट का ई स्टेट से, एंड सच ई स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ हिज ट्रांसफ़र, और अगर वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, द राइट जो है मेंटेनेंस रिसीव करने का, मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके अगेंस्ट इन्फोर्स कर दिया जाएगा मेंटेनेंस, मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है उस प्रॉपर्टी को उसको देना पड़ेगा, ये मेंटेनेंस इन्फोर्स हो जाएगा। तो डिपेंडेंट जो क्लेम कर रहा है वो उससे ट्रांसफरी से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इफ़ द ट्रांसफरी हैज़ नोटिस ऑफ द राइट, अगर उस जो ट्रांसफ़र कर रहा है अगर उसके पास नोटिस है कि उसके डिपेंडेंट के राइट के बारे में, और इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेटिचुअस बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका ख़त्म कर देता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ख़त्म। अब अगला वीडियो आपका देखते हैं क्या बनाता हूँ मैं, जो भी होगा आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दिया हुआ है, जिसमें ये लिंक में बायो में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करो, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि मैं अगला क्या पढ़ाने वाला हूँ और आगे में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसी तरह अगर आपको कोई डाउट आए, कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट हो मैंने पढ़ाया, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।